अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक नया पॉडकास्ट जिसका नाम है नट बोल्ट फॉर द रिसर्चर्स। और इस पॉडकास्ट के अंदर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। वो इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ इस तरह से होंगी कि हम इस प्रोग्राम में सर राना तारिक महमूद साहब के साथ होंगे और हम करेंगे रिसर्च के ऊपर बहुत सारी बातें। इस तरह मैं कह सकता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सर ने अपनी जिस लाइक जो स्टडी का टाइम रहा है पढ़ाने का और बहैसियत स्टूडेंट रहने के साथ जो सर ने भी सीखा होगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर एपिसोड में मैं एक नई चीज़ ले आऊँ और सर की लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर उसको एक्यूपाई कर सकें। सर से जितना हो सके हम सीखने के साथ साथ उनका जो जमा करदा ख़जाना है जो इल्म का, हम उसको खाली करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज़ इस शो की ये होगी कि हम कभी भी आगे जाके टाइम इसमें अपना कहीं पर भी एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं गुजारेंगे। अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। वो किसी भी किस्म की, मैं कहूँगा कि आर्दी लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए कि मोहताज हैं किसी भी इंट्रोडक्शन के, अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त दी है कि वो दिलों पे राज करते हैं और बहैसियत एक मेंटोर बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक भी हैं। अल्लाह इनको और इनके इल्म में भी इजाफा फरमाए। सर, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया नट बोल्ट्स फॉर द रिसर्चर्स, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मैं टाइम को कहीं पर भी इधर उधर नहीं वेस्ट करने वाला। मैं चाहूँगा कि हम आपके इल्मी ख़जाने से मुस्तफ़ीद हों। सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे शो की है वो ये है कि हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हमारे माइंडसेट में बहुत सी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, रिसर्च क्यों, वाई रिसर्च, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर द एकेडमिया एंड द कॉर्पोरेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ज़ैबर्स, थैंक यू वेरी मच अतीक के आपने मौका दिया कि रिसर्च मेथडोलॉजी पे कुछ बात की जाए, रिसर्च मेथड्स पे बात की जाए। ये वो सब्जेक्ट है जिससे लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा या पता नहीं ये इतना मुश्किल है। ऐसा ही है। ये तो बहुत आसान है, बहुत इजी चीज़ें हैं, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। अगर देखा जाए इस 21st सेंचुरी में तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं दुनिया भर में, ग्लोब में, तो आपको ड्यू टू रिसर्च, क्योंकि अगर आप चीज़ों को इस तरह मतलब बेसिक रिसर्च से अप्लाइड रिसर्च की तरफ ना लेके जाते तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी इन्वेंशंस हैं, ठीक है, और जितनी भी डिस्कवरीज हैं, ये आप ना देख पाते। तो ये इट्स बिकॉज ऑफ द बेसिकली रिसर्च। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। आपने क्वेश्चन पूछा कि वाई स्टडी रिसर्च या वाई रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, एकेडमिया में अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इंडस्ट्री की बात करें तो दुनिया में वैसे दुनिया में इस वक्त कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस उसको सिस्टमैटिक वे में ढूंढते हैं, उसका हल ढूंढते हैं और उन पे कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि लोग अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। दूसरा ये है कि एक्चुअली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को मीट करना है, ठीक है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंडस्ट्री देख रही होती है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव अप्रोच है उनकी कि आज के 10 साल बाद दुनिया कैसे दिखेगी, या टेक्नोलॉजी का कौन सा रूप होगा, या हमारी इंडस्ट्री में क्या कुछ हो चुका होगा, ठीक है। तो लोग इसलिए भी रिसर्च को या एकेडमिया, इसलिए इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफेसर्स, मेंटोर्स, प्रॉफ जैसे आप कहते हैं, ठीक है, या चाइनीज़ लैंग्वेज में लाओशे कहते हैं, तो लाओशे प्रोफेसर्स को, प्रॉफ्स को, मेंटोर्स को, उस्ताद चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और फिर वो इंडस्ट्री के साथ शेयर करते हैं और डेफिनेटली इंडस्ट्री उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही होती है। तो एक तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग ले के थक गई है। सही सर। बट टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, टॉप मैनेजमेंट टीम डिसीजन लेगी, मिडल मैनेजमेंट प्रोसीजर डेवलप करेंगे और लोअर मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस को इस वक्त चाहिए साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है या किसी प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है या किसी सोल्यूशन तक आपको पहुंचना होता है,
तो आप सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आप टॉप मैनेजमेंट टीम से भी सजेशन लेते हैं, आप मिडिल मैनेजमेंट से भी सजेशंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और आप लोअर मैनेजमेंट से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, उस प्रोस्पेक्टिव डिसीजन से रिलेटेड। तो आपको 10 साल के बाद लेना है, 2 साल के बाद लेना है, 1 साल के बाद लेना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए, ठीक है। तो फिर आप सप्लायर से भी पूछ रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अपने कस्टमर से भी पूछ रहे होते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू कि हमें कौन सी प्रोडक्ट्स आपके लिए डेवलप करनी है, या अब आपकी प्रोडक्ट प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर प्रेफरेंस ना। दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है कस्टमर प्रेफरेंस है। कस्टमर अपनी प्रेफरेंस चेंज करते जा रहे हैं, ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, लोगों की प्रेफरेंस चेंज होती जा रही है। अब तो उसमें भी सर कस्टमाइज ऑप्शन आ गए हैं कि आप अपनी चॉइस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप अपनी देखिए, एक एड चल रही है, लोग पराठे से पास्ता पे आ गए, तो जिसे माएँ हमें पराठा खिलाया करती थी, हमारे बच्चे हमारी बेगमों से वो खा रहे होते, पास्ता खा रहे होते। तो कस्टमर्स की एक्चुअली प्रेफरेंस चेंज होती जा रही है। जब कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज होती जाए तो हमें मालूम करना पड़ेगा ना कि अब कस्टमर्स या फैशन ट्रेंड्स के लिए हमें रिसर्च तो कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये था कि बहुत सारे डिमेंशंस हैं जिसके लिए रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकता है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए किया जा सकता है, चैलेंजेस के लिए किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज के लिए, प्रोस्पेक्टिव होने के लिए किया जा सकता है, कस्टमर की प्रेफरेंस मालूम के लिए किया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। सर एक लफ्ज है रिसर्च, ये बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। जैसे हमने बात की कि अपॉर्चुनिटीज पे भी, प्रेफरेंसेस के ऊपर भी, या जो न्यू विजन्स या न्यू हॉरिजॉन्स खोलते हैं उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। मगर जब हम एक लफ्ज बताते खुद रिसर्च को देखते हैं, रिसर्च, तो ये बड़ा वो इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस लफ्ज पे, जब मैं आपके साथ पढ़ रहा था तो आपने हमें इस चीज के ऊपर बहुत बताया था, रिसर्च लफ्ज के ऊपर, तो मैं चाहूंगा कि आपके उस खजाने से लोग मुस्तफीद हो। देखिए, हमारे पास दुनिया में वैसे कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे किसी भी चीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट नॉलेज है। इंडीड। तो अब इसका मतलब है कि चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं, हमें नहीं मालूम, तो हम उसके लिए बार बार कंडक्ट कर रहे होते हैं, कोई मेथड्स कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच कंडक्ट कर रहे होते हैं। जब हम सिस्टमैटिक अप्रोच कंडक्ट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें एक्चुअली जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं या इंडस्ट्री है, इसको डेवलप करने होता है। तो हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरते हैं। हमें कंटिन्यूसली लर्निंग, इनोवेशन करना पड़ेगा, अपना भी और अपनी प्रोडक्ट्स का भी। देखिए, आप किसी भी रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो सुबह में ब्रेकफास्ट पे आपकी प्रेफरेंस डिफरेंट होती है, लंच पे आपकी प्रेफरेंस डिफरेंस होती है, और डिनर में आपकी प्रेफरेंस डिफरेंट। तो जब ये कस्टमाइज होगी चीज़ें तो आपकी प्रेफरेंस डिफरेंस हो गई। एक्चुअली कस्टमर के प्रेफरेंस ने ही कस्टमाइज की उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो रिसर्च मीन आप किसी भी चीज को टेस्ट करें, बार बार टेस्ट करें, अगेन एंड अगेन टेस्ट करें, ताकि उसमें रिफाइनमेंट आ जाए। और आप देख लें, अभी नोकिया 3310 से लेके आईफोन 15 या 14 तक आपका सफर देख लें कि कितनी टेक्नोलॉजी चेंज, कितनी चीजें चेंज। अगर वो बेसिक यूनिट ना होता हमारे पास तो हम इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आज नहीं डेवलप कर सकते थे। तो आपको बार बार टेस्ट करना पड़ेगा, आपको बार बार रिफाइन करना पड़ेगा, आपको बार बार चीज़ें रीडिफाइन, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की या अपने प्रोसेसेस की। तो आप उससे डेफिनेटली, और ये रिसर्च के थ्रू ही पॉसिबल है। सर हमने पहले भी बात की रिसर्च के ऊपर, रिसर्च के ऊपर भी बात की। देन अगेन मैं अभी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। वो इंटरेस्टिंग सवाल कुछ इस तरह से है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसमें किस किस्म की, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्चेस आर नीडेड दिस टाइम? अच्छा जी, रिसर्चर्स किस तरह के चाहिए? रिसर्चर तो बहुत क्रिएटिव चाहिए, रिसर्चर तो वेरी रिसोर्सफुल चाहिए। लेकिन मैं बात करता हूँ, ज़रा ओवरव्यू देता हूँ उसका। देखिए, हमारे पास 2 तरह के रिसर्चर्स अवेलेबल हैं। एक एकेडमिया में जो एकेडमिशियंस हैं, जो ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स हैं,
एक वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, और एक इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के लिए वो किसी फैकल्टी मेंबर को अप्रोच करते हैं, रिसर्च ग्रांट्स वगैरह देते हैं, उन रिसर्च ग्रांट्स पे प्रोफेसर्स काम करते हैं, उन प्रॉब्लम से या एकेडमी इंडस्ट्री की जितनी भी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को। देखिए अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है ना वो इंडस्ट्री है सही या सोसाइटी है, ठीक है। अब ये दोनों ये बाइपोलर जो हैं, दोनों पोल्स जो हैं, अगर ये ज्वाइंट हो जाएं तो डेफिनेटली सोसाइटल वेलबींग या जैसे आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही अचीव कर पाएंगे। अब आते हैं कि किस टाइप के रिसर्चर आपको नीडेड होते हैं। डेफिनेटली क्रिएटिव होने चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए। जब हम एकेडमिया की बात करते हैं, अगर एकेडमिया को देखा जाए, क्योंकि एकेडमिया पूरी दुनिया में एकेडमिया लीड कर रही होती है इंडस्ट्री को, पाकिस्तान में ऐसा या पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है या ऐसा है नहीं है, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। एक्चुअली इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो हम जब एकेडमिया की रिसर्चर्स की बात करते हैं तो उसमें लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, पहले टेस्टर होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को ना, कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड यूएसए में, वही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे उस पर रिसर्च कंडक्ट कर ली, उस पर रिसर्च पेपर लिख दिया या उस पर कोई आर्टिकल लिख दिया। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम कहते हैं रिपोर्टर बन जाते हैं। तो रिपोर्टर में हम इंडस्ट्री को भी हटा देते हैं, थोड़ा सा टॉपिक वही रहने देते हैं, इंडस्ट्री और जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज कर देते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट चेंज होते हैं। फिर हम क्वालिफायर बन जाते हैं। तो एकेडमिया में जो रिसर्चर है उन्हें पता है मीडिएटिंग मॉडरेटिंग वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फिर हम एक्सपेंडर बन जाते हैं, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या जो एग्जिस्टिंग थेरीज होती हैं उसको एक्सपेंड करते हैं, और फिर हम बिल्ड कर देते हैं थेरी को। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो इंडक्टिव रिसर्च है। इंडक्टिव रिसर्च ये होती है कि आइडिया से आप थेरीज को कैसे डेवलप करते हैं, और डिडक्टिव रिसर्च होती है कि आप थेरी को कैसे टेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, या उसके जियोग्राफिकल लोकेशन जब हम चेंज करेंगे, या पाकिस्तान को देखा जाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आपके जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होने चाहिए, वो एक्सपेंडर भी होने चाहिए, वो बिल्डर भी होने चाहिए, ठीक है, वो क्वालिफायर भी होने चाहिए, और उनका इंडस्ट्री लिंकेजेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक्चुअली हमें इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, अगर हम बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें, या हम मैनेजमेंट साइंसेस की बात करें, या हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो हम तो स्टूडेंट हैं रिसर्च के, और हमें इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। तो अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है वो या तो इंडस्ट्री है या सोसाइटी है। पहले इंडस्ट्री होती है और फिर वो ये चीज़ें सोसाइटी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो डेफिनेटली जो आम लोग हैं उनकी वेलफेयर होगी, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी इन्फ्लेशन रेट कम होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा हो जाएगा, और आपके जो ट्रेड बैलेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो ठीक हो जाएगा। तो एकेडमिया को चाहिए कि जितने भी रिसर्चर्स प्रोड्यूस करें वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करें। जब वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तक पहुंच सकते हैं ऐसे। वरना तो आप मार्केट वर्ल्ड में या ग्लोबल मार्केट में आप तो कॉम्पीट कर ही नहीं सकते, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता ही नहीं है। सही सर, अब हम अगर सिनेरियो को देखेंगे, पाकिस्तान के पास अभी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो आपके हिसाब से किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज तो चल रही हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, पाकिस्तान का बहुत ही प्रोमिनेंट है, या हम अटेंसिल्स की बात करते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह मैंने आपकी बात से एक्सट्रैक्ट किया तो डिटेक्टिव रिसर्च। बट जब पाकिस्तान के बाद सीपेक है, बहुत सारी और फंडिंग आने वाली है और आ भी रही है, तो उसमें इंडक्टिव रिसर्च और डिटेक्टिव रिसर्च के माबेन आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर किस में ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश करेगा, और इंडस्ट्री वाइज किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? अच्छा, ये यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्री है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है।
एक वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है पूरी दुनिया में। आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले लें, आप यूनिलीवर ले लें, आप मार्कर फार्मास्यूटिकल में ले लें, फाइजर ले लें, एबट लैबोरेटरीज ले लें, ठीक है। ये वो कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की कैटेगरी में, या इसे हम कहते हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं इनके, पाकिस्तान में भी हैं, आपकी खुशकिस्मती से कराची में भी हैं, तो ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरीज में चली जाती है। एक तो ये कैटेगरी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। दूसरी कैटेगरी बनाई है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। सही। अगर आपने रियल ग्रोथ चाहिए, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो आपको स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे काम करना पड़ेगा। जैसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे टेक्सटाइल नंबर 1 है हमारी, ठीक है, फिर फूड है, फिर आपकी लेदर है, फिर आपकी स्पोर्ट्स गुड्स है, आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूरी दुनिया में, आपका फीफा का वर्ल्ड कप आ रहा है, आपका फुटबॉल ही तो यूज हो रहा है वहाँ। बिल्कुल। तो आपके देखिए अब, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड्स आफ्टर कोविड कितनी बढ़ गई। बिल्कुल। टेक्सटाइल में जो हॉस्पिटल्स की बेड शीट्स हैं उनमें डिमांड कितनी बढ़ गई। इंडीड। ठीक है, तो डिमांड्स तो इस तरह पूरी दुनिया में आती रहेंगी। हमें चाहिए, हमारे रिसर्चर्स को चाहिए कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाए, और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी को चाहिए कि वो एकेडमिया को इंडस्ट्री के साथ लिंक करे ताकि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रो कर सके। अब मैं दोबारा फिर आ जाता हूँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक्चुअली पूरी दुनिया में जितनी भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं वही कंट्री की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। हम तो वैसे ही एग्री इकोनॉमी पे बेस करते हैं। हमारी जो कॉटन है वो दुनिया की बेस्ट कॉटन में से, हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लिटिल मैनचेस्टर, फैसलाबाद, मैनचेस्टर नंबर 1 और लिटिल मैनचेस्टर नंबर 2। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी जो फ्लड आए हैं ये नहीं आने चाहिए थे, या इसकी प्रिकॉशंस थी, या इसको कैसे करना था। अब आप रिसेंटली देखें जो टेक्सटाइल है इसमें एकदम बहुत ज़्यादा डिप आएगा क्योंकि आपके पास कॉटन थी नहीं। कॉटन के जो सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुल्तान से लेके हैदराबाद तक हैं। ठीक है, जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें नवाबशाह, सांगड़, मीरपुर खास, आप इधर चले जाएं, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे ये तो फ्लड से हाईली डिस्टर्ब हुए। और जब आप हाईली डिस्टर्ब होंगे तो आपकी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर था वो बढ़ जाएगा। तो हमें एग्री इकोनॉमिस्ट जो हैं, एग्री रिसर्चर्स हैं, उन पे भी उनके साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट साइंसेस के लोग मिलके काम करें ताकि जितनी भी क्योंकि हमारी यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इतने या लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है हमारे शहर में, लेकिन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है। तो हमारी जो बची कुची जो एसएमईज हैं उसको सपोर्ट किया जाए ताकि उसके रॉ मटेरियल्स को पहले सेव किया जाए एग्री साइंटिस्ट के साथ मिलके, और फिर उस पे फिर तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे रिसर्च करें कि इसको किस तरह और बेहतर बना सकते हैं। सर, एसएमईज के ऊपर हमारा बात काफ़ी लंबी चौड़ी बात चली, तो इसमें एक दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, मैं चाह रहा था कि आपके तसलसल से हमारे व्यूवर्स को भी पता चले। सर, इसमें एक्सप्लॉयटेशन या एक्सप्लोरेशन किस टाइप की जो रिसर्च है उसको इंटीग्रेट किया जाए, और रिसर्चर इसमें किस तरह अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा, जब हम बात करते हैं एसएमईज डेवलपमेंट की, तो एसएमईज डेवलपमेंट के लिए देखिए हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी एचआर में आ गई है एम्बीडेक्स्ट्रस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब यह है कि बाइपोलर, ये दो पोल्स हैं, एक पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है और दूसरे पे एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज है। एक्सप्लॉयटेशन वो चीज़ है कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए आप इंडस्ट्री में अपनी डेवलपमेंट करते हैं या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की तरफ जिसे हम कहते हैं जाते हैं। और दूसरा एक्सप्लोरेशन में, एक्सप्लोरेशन आपको हेल्प आउट करती है कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, क्या फैशन चेंज हो रहा है। तो पूरी दुनिया में
को जानने के लिए हमें डेफिनेटली हमारे पास एक मॉडल है, एक बड़ा बेहतरीन मॉडल है कि हम नेशनल बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस में मूव करते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह मूव करती हैं। पहले वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फिर वो मीडियम में कन्वर्ट होती हैं, तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बन जाती हैं, और फिर कुछ अर्से के बाद वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की तरफ चली जाती हैं। इसका मतलब यह है कि लोग नेशनल बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ ज़्यादा मूव होते हैं। अब रिसर्चर्स को ये चाहिए कि पहले तो नेशनल जो मार्केट गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको फिल किया जाए, और फिर जब इंटरनेशनल जियो सेंट्रिक आपको होना है, इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर होना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो फिर उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए कि इंटरनेशनल कल्चर्स क्या हैं, उनके कल्चर्स क्या हैं, उन कंट्रीज़ के जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनके लैंग्वेजेस क्या हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, उनके रिलीजन्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन फिर आपको हेल्प आउट करेगी आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने में। आपको पता चलेगा कि इस कंट्री में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, आप फिर प्रोडक्ट्स को उसी तरीके से कस्टमाइज प्रोडक्ट करके उन्हीं कंट्रीज की तरफ एक्सपोर्ट करेंगे। तो मोस्टली हमें जो रिसर्चर्स को काम करना है वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे करना है, और एक्सप्लॉयटेशन डिटेक्टिव पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरफ भी मूव होना है। मतलब हमें सिर्फ एक्सप्लेनेटरी डिटेक्टिव की तरफ नहीं जाना, हमें एक्सप्लोरेटरी इंडक्टिव रिसर्च की तरफ भी जाना है, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि हमने कौन सी प्रोडक्ट बनाई है, और ये प्रोडक्ट किस तरह डिफरेंशिएट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है इस प्रोडक्ट का पूरी दुनिया में जब हम मार्केट कर रहे होते हैं, कि हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, और उसी पे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा होता है। तो अगर आप सी पैक को भी देखें, सी पैक पे चाइना एडवांटेज उठा रहा है हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन से, लेकिन हम उतना बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हम अपने जो एम्प्लॉइज डेवलपमेंट है, जिसे आप ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखते या बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। तो जब हम अपने ह्यूमन कैपिटल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो डेफिनेटली आप ये कॉन्सेप्ट्स तो हम डेवलप ही नहीं कर सकते कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्बीडेक्स्ट्रस ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक ही टाइम पे एक्सप्लॉइट भी करे रिसोर्सेज को और एक्सप्लोर भी करे पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की मार्केट को। तो हमारे पास तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। टेक्सटाइल में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एम्बीडेक्स्ट्रस ऑर्गेनाइजेशन है, वरना हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हमें ये रिसर्चर ही बताएंगे, ये एकेडमिशियंस ही बताएंगे, ये इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट ही बताएंगे कि इंडस्ट्री को किस तरह डेवलप करना है। सारी एक्शन रिसर्च ही हमें बताएगा कि किस तरह रिसर्च को कंडक्ट करना है और किस तरह आपने अपनी एसएमईज को या इंडस्ट्री को डेवलप करना है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि कंट्री वाइज जिस रीजन में जो प्रोडक्ट भेजनी होती है, जैसे हम देखते हैं कि जर्मनी या यूके की तरफ जो हमारे पाकिस्तान के कपड़े जाते हैं, तो कस्टमाइज्ड और उनकी स्टिचिंग या उनके अंदर पॉलीमर या बहुत सी और चीज़ों का जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगेन वही बात है कि इसमें हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड देन अगेन जैसे हमने अभी बात की कि कोविड के बाद हमारे इंस्ट्रूमेंट जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उनकी बड़ी डिमांड बढ़ी है, तो उसमें भी हमें यही चाहिए होगा। Exactly, अच्छा, आपकी बातों में से एक चीज़ जो मैंने आपके साथ पढ़ी भी और सीखी भी, तो मैं चाहूँगा उस चीज़ को आपके साथ में मतलब मैं ये कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें सिर्फ इस चीज़ पे अभी, जैसे आप हमें क्लास में समझाते थे कि गैप बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं चाहूँगा कि इस मामले में आप थोड़ा हमें बताएं कि ये गैप रिसर्च में कितना इम्पोर्टेंट होता है और सही जगह पर अगर हम सही गैप फाइंड कर लें तो कितना बेनिफिट कर सकते हैं। देखिए, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हमारे पास है। एक तो प्योर रिसर्च है जिसे आप फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, जिसे आप बेसिक रिसर्च कहते हैं। ये एकेडमिशियन ही कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मसलन हमने जब पीएचडी करनी होती है तब भी हम प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च के स्टेप्स को ही देखते हैं। दूसरी हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि स्पेसिफिक रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को आप डील कर रहे होते हैं। अब हमें ये कितनी हेल्प आउट करती है, तो ये दोनों टाइप्स ऑफ रिसर्च जो हमें
किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि अब हम बैठे हुए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की ही बात करते हैं। हम इंडस्ट्रियल, हमारा आउटपुट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी है, हमारा आउटपुट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, हमारा आउटपुट है कि इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की सेल को इंक्रीज कर दिया जाए। तो एक्चुअली जो बेसिक रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, वो स्टेप्स को डेवलप करती है, ठीक है, रिसर्च प्रोसेसेस को डेवलप करती हैं, और उसमें जो गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं वो लिटरेचर रिव्यू के बगैर आप गैप्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब आप आ जाए अप्लाइड रिसर्च की तरफ, तो अप्लाइड रिसर्च में तो स्पेसिफिक रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, जिसे आप स्पेसिफिक रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। तो उसमें तो गैप्स आपको सामने नजर आ रहे होते हैं कि वे हमसे क्या गलती हुई थी, रॉ मटेरियल गलत आया था, हमने मैन्युफैक्चरिंग गलत की है, डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ी और हमारी सेल डिक्रीज हो गई। तो उसमें ये दो डिफरेंट पैराडाइम हैं। इन दोनों डिफरेंट पैराडाइम के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च को, गैप्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए या किसी भी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम जो है उसकी नेचर डिफरेंट है। एक प्रॉब्लम वो है जो हमें इंडस्ट्री दे रही होती है, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, वो हमें इंडस्ट्री बता रही होती है कि ये प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं फिलॉसफी की लैंग्वेज में ऑन्टोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है जो एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, जो हमें लिटरेचर बता रहा होता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, जो हमें लिटरेचर रिकमेंड कर रहा होता है। तो दैट्स द बेसिकली दीज आर द बेसिकली टू डिफरेंट पैराडाइम जिसके थ्रू हम इसको लेके चल रहे होते हैं, गैप्स को लेके चल रहे होते हैं। सही सर, एक चीज़ होती है रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑब्वियसली वो हम यूज़ करते हैं एकेडमिया के लिए भी मगर और इंडस्ट्री के लिए भी, मगर मैं चाहूँगा कि आज आप डिटेल में हमें बताएं कि रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्पेशली और स्पेसिफिकली एकेडमिया के हवाले से आप हमें थोड़ा सा मुस्तफीद फरमाएं। देखिए, हमारे पास हमारे जो रिसर्च प्रोसेस हमें रिकमेंड करता है उसमें कुछ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च है। उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपने, क्योंकि मुझे बाउंड कर दिया सिर्फ एकेडमिया की तरफ, अप्लाइड रिसर्च पे नहीं जाना चाह रहे आप इस प्रोग्राम में, तो एकेडमिया की रिसर्च में अगर आप देखा जाए तो आपका नंबर 1 मैं रिसर्चर को रिकमेंड करूँगा, एकेडमिया रिसर्चर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, कि पर्पस क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है ये क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्योंकि आप इसी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, टू डिटरमाइन कर रहे होते हैं, तो आप डिटरमिन जब कर रहे होते हैं तो आपके पर्पस इज वेरी मच क्लियर एट दैट टाइम। फिर आपका रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, आपकी वो एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो या ऑन्टोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो। आपका रिसर्च प्रोसेस डे 1 से लेके डे लास्ट तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है, जो मैथोडोलॉजी है, वो आपको क्लियर होने चाहिए। मैथोडोलॉजी हम खुद से डिसाइड नहीं कर रहे होते, मैथोडोलॉजी हमें टॉपिक खुद बता रहा होता है कि विच मैथोडोलॉजी वी हैव अप्लाइड ऑन दैट टॉपिक। तो मैथोडोलॉजी आपकी क्या है, आप क्वालिटेटिव की साइड पे जाएंगे या क्वांटिटेटिव की साइड पे जाएंगे, या मिक्स मैथोडोलॉजी, क्वाल कर रहे होंगे या क्वाल कर रहे होंगे। तो फिर आपकी रिसर्च लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिटेड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि चीज़ें एकेडमिया में भी चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं, ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो जब ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होते हैं, जैसे हम तो समझते थे कि ये फाइनेंस वाले तो बड़े रूखे से होते हैं, अब देखें वो न्यूरो फाइनेंस पे काम करना शुरू कर दिया है, लाइफ साइंसेस के साथ मिलके उन्होंने, नेचुरल साइंसेस के साथ, मेडिकल साइंसेस के साथ मिलके न्यूरो फाइनेंस पे काम करना शुरू कर दिया, फाइनेंशियल बिहेवियर पे काम करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टर बिहेवियर पे काम करना शुरू कर दिया। तो आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, उसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, फिर आपको प्लेजरिज्म से भी बचना होता है, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसका रिसर्चर को उसका क्रिएटिव होना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ठीक है, और रिसोर्सफुल होना, रिलीजियस होना, इकोनॉमिकल होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एट दैट टाइम
आपकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्चर्स के लिए या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के लिए। सही। अच्छा सर, एक हमने बात हमेशा सुनी है, मैं इसी चीज़ को, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और मिक्स मेथडोलॉजी, इसके ऊपर थोड़ा आप हमें मुस्तफ़ीद ये फरमाएं। क्रिसवेल ने तो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है मिक्स मेथडोलॉजी पे, उसकी बुक्स बहुत फेमस हैं। देखिए हमारे पास दे आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च वी हैव डन। एक तो क्वाल है, क्वालिटेटिव है, जिसको आप इंडक्टिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटेटिव में आप एक आइडिया से कोई थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है, और आइडिया पे मतलब आप कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। इसे विलियम ज़िकमैन कहता है कि ये पूरा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। अब जो मेरे रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए डेफिनेटली ये डिस्कशन है। तो वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, ये बता रहा होता है कि एक आइडिया से पूरी थ्योरी कैसे डेवलप करनी है। दिस इज कॉल्ड प्योर क्वालिटेटिव अप्रोच, आपके लिए आपको चाहिए होती है। प्योर क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी आपके लिए चाहिए होती है कि एक आइडिया से आप किस तरह थ्योरी को डेवलप करते हैं। फिर दूसरी आ जाती है, आप थ्योरी ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने उसको टेस्ट करना है, कंफर्म करना है, तो दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ द थ्योरी, जिसे आप डिटेक्टिव अप्रोच कह रहे होते हैं। फिर कुछ रिसर्च टॉपिक्स, रिसर्च एरियाज ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको मिक्स मेथोडोलॉजी भी चाहिए होती है। आप कॉल भी करना चाहते हैं, कॉन भी करना चाहते हैं। फिर अगर कभी कभार वैसे सिक्वेंशियल मेथड ये है कि आप पहले क्वालिटेटिव कंडक्ट करें और फिर क्वांटिटेटिव कंडक्ट करें, लेकिन लोग इसके अगेंस्ट भी जाते हैं। लोग कॉन भी पहले कर लेते हैं, कॉल बाद में कर देते हैं। ये डिपेंड करता है रिसर्च टॉपिक पे। जो मेरे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं या जो एमएस के, एमबीए, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइदर दे आर गोइंग टू द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और मिक्स मेथोडोलॉजी। सही। सर, हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में होते हैं तो सिर्फ वो बीआरएम पढ़ते हैं, तो जब वो ग्रेजुएशन पे आते हैं तो उनको एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जाता है। फिर जब उससे आगे बढ़ते हैं एमएस और पीएचडी के लिए, तो उनको क्वालिटेटिव अलग पढ़ाया जाता है एंड क्वांटिटेटिव अलग पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा इस पे आप अपना नज़रसानी करें। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि 3 मेथड्स होते हैं, तो देखिए हमारे पास कुछ अंडर ग्रेड प्रोग्राम के कोर्सेज होते हैं रिसर्च में, जिसमें हम उसके 2 कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से ऑफर करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च, या इससे आजकल बिजनेस रिसर्च मेथड्स कहते हैं। इसमें जो बेसिक फंडामेंटल रिसर्चर्स के पैरामीटर्स होते हैं, पैराडाइम्स होती हैं, वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर यही जब लोग एमबीए में जाते हैं तो फिर हम इसे एडवांस नहीं, अप्लाइड रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरफ ले जाते हैं। डिफरेंट केस स्टडीज इनसे लिखवाते हैं, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पे काम करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। फिर इन्हीं स्टूडेंट्स को जब हम पीएचडी में लेके जाते हैं, एमएस पीएचडी प्रोग्राम में लेके जाते हैं, तो फिर हम 3-4 कोर्सेज इनको डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ाते हैं। एकेडमिक रिसर्च राइटिंग, क्योंकि उन्होंने पीएचडी डिसर्टेशन लिखना होता है। आपको पता है, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पीएचडी डिसर्टेशन लिखना कितना मुश्किल काम है, और उसके लिए पूरा कोर्स डिज़ाइन होना चाहिए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है एकेडमिक रिसर्च राइटिंग का। तो आप एकेडमी हाउ टू राइट अ डिसर्टेशन, ये एक अलग स्किल्स आपको चाहिए होती है। फिर आप देखें, एडवांस क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको पढ़नी होती है, एडवांस क्वालिटेटिव रिसर्च आपको पढ़नी होती है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। हम पीएचडी रिसर्च पे पहुंचते हैं, पीएचडी प्रोग्राम में पहुंचते हैं, तो फिर हम जाते हैं आपकी एकेडमिक रिसर्च राइटिंग पे, क्वालिटेटिव पे, जो मैंने अभी जिक्र कर रहा था, क्वांटिटेटिव को। हमें एक्चुअली पीएचडी के लिए स्पेशलिस्ट ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है, हमें जर्नलिस्ट ह्यूमन कैपिटल है। जर्नलिस्ट आपको चाहिए होता है एमबीए के लिए, तो हमें स्पेशलिस्ट। फिर इसीलिए हम बिजनेस रिसर्च मेथड्स, बेसिक रिसर्च अंडरग्रेड के लिए, अप्लाइड रिसर्च मेथड्स फॉर इसके लिए अपनी एमबीए के लिए, और क्योंकि उसने इंडस्ट्री में जाना होता है, एमबीए करने के बाद वो डायरेक्टली इंडस्ट्री को हिट करता है, और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स जब फेस कर रहे होते हैं मैनेजर्स, तो वो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। तो और थर्ड आपका जो फेज़ है
दैट इज़ आपका जो PhD फेज़ है उसमें आपको एकेडमिया, रिसर्च, राइटिंग, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रिसर्च, फिलॉसफी, ये बहुत डिटेल से पढ़ने होते हैं। तो ये फेजेज़ हैं, फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है, इस तरह आप डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं और अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रूमेंटल बनाते हैं कि हाउ टू कंडक्ट अ गुड रिसर्च। सर, जैसा कि टाइम अपनी तरफ तेज़ी से जा रहा है और हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होने जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के तसलसल से क्योंकि आगे भी हम बहुत सारे डिस्कशन रखेंगे, आपका कोई मैसेज फॉर द यूथ एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि जितनी भी रिसर्च कंडक्ट करें वो एकेडमिया की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए काम करें, स्पेशल SMEs को टारगेट करें, SMEs से डेटा लें, SMEs पे काम करें, क्योंकि पूरी दुनिया की जो बैकबोन है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ही, आपकी कंट्री की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ही आपकी बैकबोन है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आपकी एम्प्लॉयमेंट के एक फैक्टर को डेवलप कर रही होती है, तो आपको चाहिए कि वो उस पर फोकस करें, आप रियल प्रॉब्लम्स लेके आएँ, जो रियल इश्यूज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको लेके आएँ और उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करें जो ग्राउंड रियलिटीज़ में एग्जिस्ट करती हैं, जो इस पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करती हैं। थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू। So viewers, stay tuned. This is Zeb FM Digital and you are watching Netbuilds for the Researchers.